Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 20th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 20 जून 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रेफरेंस में आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो बॉडी है ये एक ऑर्गन है नीति आयोग का। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इट हैज़ अ कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट सही हैं या ऑप्शन डी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आपने पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं इस आर्टिकल को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आज हम लोग काफ़ी डिटेल से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। तो गवर्नमेंट की साइड से एक डिसीजन लिया गया है। डिसीजन ये है कि जो हमारे एडिबल ऑयल होते हैं जिसको हम लोग कुकिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए जिन तेल का यूज़ किया जाता है, जैसा रिफाइंड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया और भी कई सारे ऑयल्स होते हैं। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल और जो सनफ्लावर ऑयल है इनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है उस इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है, यानी कि कम किया गया है, जिस वजह से ये जो तेल है ये थोड़ा सा सस्ता होता हुआ नज़र आएगा। इसके बारे में जो डिस्कशंस हैं वो लगातार होते चले जा रहे हैं। समझेंगे इस पूरे टॉपिक को, मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार एडिबल ऑयल का जो सेक्टर है इंडिया में वो कहाँ पर कह सकते हो कि स्टैंड करता है। प्लस हम लोग इतना सारा जो खाने वाला तेल है जिसको हम कुकिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं, इतना सारा तेल का प्रोडक्शन करते हैं, उसके बावजूद भी आज हमें काफ़ी सारे देशों से जो तेल है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। हर एक एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं दैट इंडिया रिड्यूसेस बेसिक इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन रिफाइंड सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल्स बाय 5%। तो अगर अपन एक्चुअल में देखें तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, यानी कि जो सामान हम बाहर के देशों से परचेज कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिन सामानों का आयात किया जा रहा है, तो ये जो इंपोर्ट हो रहा है इसके ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाती है, कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। तो वो जो ड्यूटी है वो पहले तो 17.5% की लगाई जाती थी इन पर्टिकुलर ऑयल्स के ऊपर। बट हुआ क्या है कि अब इस इंपोर्ट ड्यूटी को 17.5% से कम करके 12.5% कर दिया गया है, यानी इसी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया है। इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने की वजह से अब सस्ते में थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा मार्केट में जो तेल है वो एग्जैक्टली पहुँचने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा कम चार्ज पे करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ पर तेल को इंपोर्ट कर रहा है उसको यहाँ पर ये ड्यूटी 17.5% की भी पे करनी पड़ती थी, बट अब वो ड्यूटी 12.5% की पे करनी पड़ेगी। तो एग्जैक्ट आप कह सकते हो कि इससे मार्केट के अंदर में जो तेल है वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, या फिर कह सकते हो जो ये प्राइस है वो थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, और कभी कभी हम लोग ना इस इंपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैरिफ के तौर पर ये भी रेफ़र करते हैं, यानी इन नामों से भी यहाँ पर ये जानी जाती है, जो कि हमारे इंपोर्टर के थ्रू पे किया जाता है। यानी जो इंपोर्ट कर रहा है सामान को वो बेसिकली यहाँ पर इस ड्यूटी को पे करेगा। तो पहले ज़्यादा पे कर रहा था, मार्केट में सामान थोड़ा महंगा था, अब कम पे करेगा, मार्केट में सामान थोड़ा सा वो सस्ता हो जाएगा। समझ गए इस बात को। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना। देखो भारत ना आज के समय में कितना इंपोर्ट करता है इस एडिबल ऑयल को, तो हम लोग 60% जो है ना ये जो एडिबल ऑयल है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे देश में जो ये कुकिंग पर्पज़ के लिए जो तेल यूज़ किया जाता है, खाने वाला जो तेल है,
इसकी जितनी भी डिमांड है उसकी 60% जो डिमांड की पूर्ति है वो केवल इंपोर्ट करके पूरा किया जा रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा बड़ी डिपेंडेंसी है अलग अलग देशों के ऊपर हमारी इस एडिबल ऑयल को लेकर। अब मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि एडिबल ऑयल का जो पूरा सेक्टर है इंडिया में, इसकी स्थिति आज के समय पर कैसी है। तो आप स्क्रीन पर नीचे की साइड में देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अभी आपके साथ में थोड़ी देर पहले डिस्कस की है कि एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है। अब न्यूज़ के बाद समझते हैं कि एडिबल ऑयल सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है। देखो, दुनिया भर में बहुत सारे ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिससे यहाँ पर ऑयल को बनाया जाएगा। तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है ऑयल सीड्स का। जो ऑयल सेक्टर है ना इंडिया के अंदर में, ये हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। आप ये कह सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उनका जो डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से पता चलता है कि साल 2020-21 के अंदर में लगभग 36.56 मिलियन टन्स के आसपास 9 ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन है वो किया गया है। इंडिया दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है और नंबर 1 इम्पोर्टर भी है वेजिटेबल ऑयल का। देखो, अब ध्यान से सुनना, इस ऑयल के कंज्यूमर भी हम बहुत बड़े हैं और इम्पोर्टर भी हैं। कंजम्पशन भी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, और कंजम्पशन तभी कर रहे हैं जब डिमांड ज़्यादा है, और उसको पूरा करने के लिए काफ़ी सारा जो तेल है वो हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, जो प्रेजेंट रेट है एडिबल ऑयल कंजम्पशन का, यानी इंडिया में जो ये तेल खाया जा रहा है वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेट को क्रॉस कर चुका है। यानी जितना हम इन तेल का उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन से ज़्यादा हमारे देश का कंजम्पशन है, उतना ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में उससे ज़्यादा तेल खाया जा रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है, इसके बीच में गैप हो गया। प्रोडक्शन हो रहा है 10% का और तेल जो इंडिया में खाया जा रहा है 20% का। अब ये जो बाकी 10% है कहाँ से आएंगे? वो बाकी 10% को पूरा करने के लिए हम लोग अलग अलग देशों से जो है ये जो तेल है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर समझाया है आपको। फिर प्रेजेंट समय पर बात करेंगे तो इंडिया के पास में जो डिमांड है तेल की उसमें 55 से लेकर 60% जो सारी डिमांडें हैं वो केवल इंपोर्ट्स के थ्रू पूरी हो पाती हैं। केवल जब हम परचेज़ करते हैं तेल को अलग अलग देशों से तब पूरी हो पाती हैं। इस वजह से इंडिया को ज़रूरत है कि हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करें और भारत को ऑयल प्रोडक्शन के मामले में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएं। ये जो निर्भरता है अलग अलग देशों के ऊपर ख़त्म करें। अब निर्भरता किस प्रकार से है वो समझते हैं। सबसे पहले बात आती है पाम ऑयल की। पाम ऑयल में कच्चा भी आता है और रिफाइंड वाला ऑयल भी आता है। तो ये दोनों की अगर हम लोग इम्पोर्टेड कैपेबिलिटी देखें तो ज़्यादातर ये वाला जो तेल है ना पाम ऑयल, ये हम इंडोनेशिया और मलेशिया से परचेज़ करते हैं। 62% के आसपास यहाँ पर तेल ये वाला इंपोर्ट किया जा रहा है इंडोनेशिया और मलेशिया से। जबकि सोयाबीन ऑयल 22% इंपोर्ट किया जा रहा है अर्जेंटीना से और ब्राज़ील से। और जो सनफ्लावर ऑयल है 15% इंपोर्ट किया जा रहा है मेनली यूक्रेन से और रशिया से। तो आप ये देख सकते हो ये जा रहे तेल कहाँ कहाँ से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। अब उसके बाद में इंडिया में कौन कौन से प्रकार के ऑयल्स हैं जिसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो, भारत में ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड, रेप सीड, सेसम, सैफ्लावर, लिनसीड, नाइजर सीड, कैस्टर, ये सारे यहाँ पर बहुत लंबे समय से इस प्रकार के जो ऑयल सीड्स है वो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। और इन ऑयल्स का मेनली जो कंजम्पशन है या फिर कह सकते हो इनका जो मेनली यूज़ है वो इंडिया में होता है। अब सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है पिछले कुछ समय पर। वैसे कोकोनट भी एक इम्पॉर्टेंट ऑयल है जिसका यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो करने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भारत की निर्भरता अभी अलग अलग देशों के ऊपर ज़्यादा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। जैसे सरकार ने लॉन्च किया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। ठीक है, ये एक प्रकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर इस स्कीम को लागू करने का काम करेंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का मेन स्पेशल फोकस होगा खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे असम, मेघालय, मिजोरम, इन सब की हम बात कर रहे होते हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए। तो ये 2 पर्टिकुलर रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पाम ऑयल है उसकी खेती कर सकते हैं, पाम ऑयल को उगा सकते हैं। इस एरिया में यहाँ पे 6.5 लाख हेक्टेयर की ज़मीन में जो पाम ऑयल है उसको ग्रो करने के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है 2025-26 तक। तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है हमारी इंडोनेशिया, मलेशिया पर, ये थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आएगी। समझ गए इस बात को? अब देखो, यूपीएससी ने 2018 में ना एक क्वेश्चन पूछा था। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट था कि जो इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल की जो क्वांटिटी है
इज़ मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। सही बात है, ये तो हमने अभी पढ़ा था। तो बोला जा रहा है पहले स्टेटमेंट में पिछले 5 सालों में जो भी हम तेल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, इसकी क्वांटिटी हमारे प्रोडक्शन से, हमारे उत्पादन से ज़्यादा है। ये मैंने बोला था ना, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जब मैं डिस्कशन कर रहा था वही सेंटेंस सीधा यहाँ पर पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? दूसरा स्टेटमेंट मेंशन करता है गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स एज अ स्पेशल केस। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, स्टेटमेंट तो बोला गया कि सरकार कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती है इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स पर। ऐसा नहीं है, अभी आपको पता है इम्पोर्टेड ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, अभी इम्पोर्टेड ड्यूटी ही कम की गई थी। तो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे 2018 में पूछा गया था। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ अगले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। अब हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो ये न्यूज़ है ये मणिपुर की कवर की जा रही है। मणिपुर में पिछले 2 महीने से लगातार बवाल चल रहा है। ठीक है, पूरा कह सकते हो अप्रैल का महीना निकल गया, पूरा जून का महीना निकल गया, अभी 20 जून हो चुकी है आज। ये डिस्प्यूटेड जारी हैं। हुआ क्या है कि मणिपुर की हाई कोर्ट ने अभी कल के दिन, यानी कल मंडे था, तो कल के दिन क्या किया है, इन्होंने एक नई पटिशन को एडमिट किया है। उस नई पटिशन को एडमिट करने का मकसद क्या है कि जो 27 मार्च को, ध्यान से सुनना, 27 मार्च को मणिपुर की हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, एक डिसीजन सुनाया था। क्या ऑर्डर था? उनका ऑर्डर ये था कि मणिपुर में रहने वाली एक मेती जो कम्युनिटी है, मेती कम्युनिटी ये नाम है इसका, तो ये जो कम्युनिटी के लोग हैं इनको भी यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जा सकता है, इसके ऊपर सोच विचार किया जाए। ये बात मणिपुर के हाई कोर्ट ने बोला 27 मार्च को। उसके बाद तो भाई साहब बहुत ज़्यादा बवाल हो गया, मतलब कि कह सकते हो कि कई लोगों की जान गई है इस पूरे हिंसा के अंदर में। तो उसी मैटर को वापस से देखने के लिए, इसको वापस से इसके ऊपर सुनवाई करने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने, मणिपुर की हाई कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन को एडमिट कर लिया है। तो क्या है ना, ये वाला जो पूरा मैटर है ये 5 जुलाई को वापस से न्यूज़ में आने वाला है। तो 5 जुलाई को कह सकते हो ये पूरा केस जो है इसकी सुनवाई की जाएगी वापस से। अब ये पूरा मैटर क्या था, आओ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर पेज लेते हैं समझने के लिए। चलो यार यहीं पे समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को ना समझते हुए चलना। हुआ क्या है, जब हम लोग बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में कई सारे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। एक तो मेती कम्युनिटी हो गई। मेती कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बार यहाँ पर जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस कम्युनिटी को लेकर। दूसरी तरफ यहाँ पर कुकी, नागा, इस प्रकार की यहाँ पर और भी कम्युनिटीज़ आपको मणिपुर के अंदर में देखने को मिल जाती हैं। अब जो कुकी हैं, ये वाली जो कम्युनिटी है ना, इनको ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के तहत जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पे कुकी कम्युनिटी को मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर में जो मेती कम्युनिटी है, इनकी जो संख्या है वो लगभग 50% से ज़्यादा है। जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, आबादी है मणिपुर की, उसमें 50% से ज़्यादा आबादी मेती कम्युनिटी की आपको देखने को मिल जाती है। अब हुआ क्या, मणिपुर की हाई कोर्ट ने 27 मार्च को एक डिसीजन दिया। डिसीजन में बोला कि हम मेती कम्युनिटी को भी ये शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वो इनको दे सकते हैं। इससे क्या हुआ, कुकी कम्युनिटी हो गई बहुत ज़्यादा नाराज़, क्योंकि ये नहीं चाहते मेती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि मेती कम्युनिटी म्यांमार में 50% से ज़्यादा है। तो अगर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इनको दिया जाता है तो इस पर्टिकुलर स्टेटस के तहत जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अभी काफ़ी सारे हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर केवल कुकी कम्युनिटी को रहने की इजाज़त है। जो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस है जिनको मिला है उनको रहने की इजाज़त है। तो क्या होगा, इनको भी यहाँ पर ये सारे के सारे जो फ्रीडम्स हैं, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हुए नजर आएंगे। बट हुआ क्या, इसकी वजह से पूरा दंगा हो गया, वायलेंस हो गया। ये जो कम्युनिटी वाले लोग हैं ये आपस में भिड़ गए और उसके बाद यहाँ पर पूरे स्टेट में कई सारी गाड़ियों में आग लगा दी गई। पूरा मणिपुर जल रहा था एक समय पर। ऐसी कई सारी जो न्यूज़ हैं हम लोगों ने कवर की थी। मतलब अब सिचुएशन ये आ रही है, पेज नंबर 11 पर ये आर्टिकल भी कवर किया गया कि जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति का शासन जो है, ये आखिरी ऑप्शन है मणिपुर के अंदर में। आप समझ सकते हो क्या स्थिति बन रही होगी इस पर्टिकुलर एक कदम की वजह से। बात की जा रही है प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा दिया जाए। तो ही मणिपुर के हाई कोर्ट ने जो नोटिस है हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भी दे दिया है कल के दिन कि भैया अपना रिस्पांस दो। 5 जुलाई तक अपना रिस्पांस देना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वही यहाँ पे अगली तारीख होने वाली है सुनवाई की। ठीक है, जब ये वापस से मैटर पूरा न्यूज़ में आएगा। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ रखा है, इतनी बात क्लियर हो गई।
अब दोस्तों करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे इस आर्टिकल में से कुछ अलग से फैक्ट्स निकालने हैं जो प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मेती कम्युनिटी बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पॉसिबिलिटी है कि देखो क्वेश्चन यहाँ पर इसको लेकर बन जाए। ठीक है, तो मेती जो पीपल हैं इनको हम लोग मणिपुरी पीपल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो मणिपुर स्टेट के अंदर में रहते हैं, ये लोग मेती लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मेती लैंग्वेज जिसको हम मणिपुरी भाषा भी बोलते हैं, जो हमारे संविधान में हमारे इंडिया की जो टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें से यहाँ पर एक हिस्सा, मतलब एक लैंग्वेज आपको ये भी देखने को मिल जाती है। प्लस मेती पीपल कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हो कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो मणिपुर में तो ये प्रेजेंट हैं ही, मणिपुर के साथ साथ मणिपुर के आसपास के जो स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर भी इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन मणिपुर में इनकी जो पॉपुलेशन है वो 53% से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इवन ये केवल इंडिया में ही नहीं, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर में इनकी पॉपुलेशन प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगी। ये जो कम्युनिटी है इनके बारे में डिटेल से पढ़ोगे तो ये अलग अलग वंश में बटे हुए होते हैं। ठीक है, इनकी इकॉनमी की बात करेंगे तो पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च चल रहा है, तो मेनली राइस कल्टीवेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, यानी कि चावल का उत्पादन ज़्यादातर करते हैं, वही इनका एक बेस है इकॉनमी का। और रिलीजन की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पर हिंदुज़म को फॉलो करते हैं मेती कम्युनिटी के अंदर में, और इनमें 8% से ज़्यादा आपको मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे, बट मेजॉरिटी हिंदुज़म को फॉलो करते हैं। उसके अलावा इनका एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसका नाम है याओशेंग फेस्टिवल। इसको मेती पीपल सेलिब्रेट करते हैं होली के समय पर। जैसे होली होता है ना, कुछ उसी प्रकार का ये भी फेस्टिवल है, तो इसको एक नाम दिया गया मणिपुरी वर्जन ऑफ होली। तो योशांग फेस्टिवल को जो मणिपुर वर्जन का होली है बेसिकली वो भी यहाँ पर बोला जाता है। तो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल पर 5 दिन का सेलिब्रेशन करा जाता है। स्टार्टिंग में यहाँ पर एक छोटा सा हट बनाया जाता है, उसको जलाया जाता है ना, और वो जो हट है ना उसको बैम्बू, स्ट्रॉ वगैरह से बनाकर जलाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर मणिपुरी फोल्क डांस को भी कराया जाता है, यानी एक डांस वगैरह नाच हो रहा होता है, गाना हो रहा होता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं हाथ पकड़कर गाना गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं एक सर्कल में। तो ये पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेशन इस प्रकार से चलता है। ये जो पूरा फेस्टिवल है ये एक चीज़ को मार्क करता है, एक चीज़ को दर्शाता है। किस चीज़ को दर्शाता है? चैतन्य महाप्रभु जी के बर्थडे को दर्शाता है। उस चीज़ के कह सकते हो कि सपोर्टिव वे में ये पूरा का पूरा जो सेलिब्रेशन है वो चल रहा होता है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर एक रॉक पेंटिंग को खोज निकाला है। ये रॉक पेंटिंग कुछ इस प्रकार से दिख रही है। कहाँ पे पाई गई है? आंध्र प्रदेश के अंदर में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ये जो पेंटिंग है ये मेसोलिथिक एरा को बिलोंग करती है, ऐसा भी बताया जा रहा है। मेसोलिथिक एरा बहुत पुराना, लगभग यहाँ पर रफली 5000 BC के समय की यहाँ पर ये जो पूरा पेंटिंग है वो नज़र आता है। एग्जैक्टली ये मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो मेसोलिथिक पीरियड का एक रॉक पेंटिंग जहाँ पर एक इंसान खेती करता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो पेंटिंग है वो नज़र आया है। जगह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अंदर में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में स्पेशली बात की जा रही है। और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में भी एक गांव है जिसका नाम है ओरवकल्लू गांव। ठीक है, ओरवकल्लू गांव, वहाँ पर ये बेसिकली जो पेंटिंग है वो देखने को मिली है। तो एक नई प्री हिस्टोरिक पेंटिंग आइडेंटिफाई की गई है। बोला जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये एरिया कहीं ना कहीं जो मेसोलिथिक एज के जो पीपल थे वो कहीं ना कहीं यूज़ करते थे, यहाँ पर रहा करते थे, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। पेंटिंग का कैसे पता लगाया गया? क्योंकि उस समय पर मेसोलिथिक एरा में जो रॉक पेंटिंग बनाई जाती थी उसमें ऑकर का यूज़ किया जाता था। ऑकर बेसिकली एक नेचुरल क्ले का यूज़ किया जाता था। उसके अलावा सैंड का, फेरिक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता था। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं इस पेंटिंग के अंदर में। ठीक है, अभी क्या है आर्टिकल में इतनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बस इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं अब जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो थोड़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। मतलब UPSC के अंदर में आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन आता है वहाँ से सीधा यहाँ पर आपको ये जो डेटा है वो लिंक होता हुआ नज़र आएगा। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है रॉक आर्ट्स के बारे में, रॉक पेंटिंग के बारे में, मेसोलिथिक एरा के बारे में, सारे चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो रॉक आर्ट क्या होती हैं? एंशेंट ह्यूमन मेड पेंटिंग्स होती हैं। इंसान यहाँ पर उसको बनाया करते थे नेचुरल स्टोन के ऊपर, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
ठीक है। इंडिया कहीं ना कहीं एक ऐसा देश है जहाँ पर भरपूर मात्रा में रॉक आर्ट्स देखने को मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी साइज़ की, छोटी छोटी साइज़ की, हर प्रकार की रॉक आर्ट्स इंडिया में यहाँ पे नज़र आती हैं। अब देखो रॉक आर्ट्स को ना, या फिर जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हैं, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स को 3 प्रकार के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक प्रकार की फॉर्म होती है पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ क्या होता है, यानी चट्टान का एक एरिया है, उसी के अंदर में यहाँ पर उसको मतलब उसको कार्व करके उसमें से यहाँ पर कह सकते हो काट पीट के यहाँ पर एक जो पेंटिंग है, नक्काशियाँ करके वो पेंटिंग बनाई जाती थी। फिर दूसरा होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस उसके ऊपर सीधा पेंट करके यहाँ पर पेंटिंग बनाई जाती थी। फिर अर्थ फिगर्स है। अर्थ फिगर्स में यहाँ पर सीधा यहाँ पे जो ग्राउंड है, हमारा ज़मीन है, उसके ऊपर ये पेंटिंग्स को ड्रॉ किया करते थे। तो ये 3 फॉर्म्स यहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में एग्जैक्टली हुआ करती थी। अब प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स कौन सी हैं? देखो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जनरली हमारे चट्टानों के ऊपर बनाई गई हैं, है ना। चट्टानों के ऊपर कुछ चीज़ें गाड़ कर बनाई गई हैं, जिसको हम लोग पेट्रोग्लिफ के नाम से जानते हैं। इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी रॉक पेंटिंग की, वो 1867 या 68 में की गई थी एक आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, ठीक है। उसके बाद रॉक पेंटिंग्स हमारे देश में कई जगह पर पाई गई हैं। अलग अलग जो गुफाएं खोजी गई हैं, उनकी दीवारों पर रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में, बिहार में यहाँ पर रॉक पेंटिंग सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। अब रॉक पेंटिंग का जो ज़माना था ना, ये जो हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के भी अपने अपने 3 इंपॉर्टेंट फेसेस थे। 3 इंपॉर्टेंट फेसेस मतलब समझ रहे हो? अपर पेलोलिथिक पेंटिंग, मीजोलिथिक पेंटिंग और कैलकोलिथिक पेंटिंग। ये टाइम पीरियड को दर्शाता है कि उस समय पर यहाँ पर ये पेंटिंग है किस प्रकार से बनाई जाती थी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक पेंटिंग्स की, तो अपर पेलियोलिथिक पेंटिंग की शुरुआत होती है आज से 40,000 साल पहले। ये वो टाइम पीरियड था जब यहाँ पे कह सकते हो कि जो टूल वगैरह बनाए जाते थे लोगों के थ्रू, उस वो हड्डियों से, उसके बाद में यहाँ पर जो सींग होता है उनसे अब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उनसे यहाँ पर टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अपर पैलोलिथिक एज के समय के जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं, वो अभी भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये लोग भी इन्होंने भी पेंटिंग काफ़ी सारी ड्रॉ की हैं। अपर पैलोलिथिक फेस के अंदर में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उसमें ज़्यादातर ग्रीन और डार्क रेड कलर का यूज़ किया जाता था, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और कौन सा मिनरल? ओकरे। ओकरे या फिर कह सकते हो गेरू कलर उसका होता था, गेरुआ सा, थोड़ा सा ऑरेंज सा कलर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट कॉमन मिनरल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको चूने के साथ में, पानी के साथ में मिलाने के बाद में जो पेंटिंग्स उनको ड्रॉ किया जाता था। तो अपर पैलोलिथिक के समय पर रेड, वाइट, येलो, ग्रीन इस प्रकार के जो कलर्स हैं वो यूज़ किए जाते थे। जैसे वाइट, डार्क रेड और ग्रीन कलर यूज़ किया जाता था बड़े बड़े एनिमल्स को बनाने के लिए, जानवरों को बनाने के लिए। और रेड कलर हंटर को बनाने के लिए, जो शिकारी है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। ग्रीन कलर डांसर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। अलग अलग एनिमल्स की फिगर्स बनाई जाती थी अपर पैलोलिथिक पेंटिंग्स के अंदर में। फिर अपर पैलोलिथिक के बाद में आता है हमारा मीजोलिथिक पेंटिंग्स, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। मीजोलिथिक एरा की ही पेंटिंग अभी यहाँ पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है। मीजोलिथिक पेंटिंग, ये बेसिकली मीजोलिथिक फेस वो फेस है जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड्स के बीच में आता है। ये वो फेस है, आज से लगभग कह सकते हो 10,000 BC से लेकर 8,000 BC के समय की बात की जा रही है। इस पीरियड में रेड कलर का थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग थीम्स यूज़ की जा रही थी, अलग अलग थीम्स बनाई जा रही थी। पेंटिंग्स जो हैं वैसे साइज़ में थोड़ी छोटी हुआ करती थी उस समय पर, लेकिन जो पेंटिंग्स का थीम है वो ज़्यादातर हंटिंग सीन्स हुआ करता था, यानी शिकार कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादातर दिखाई जाती थी। ठीक है, एक खड़ा है यहाँ पर शिकारी धनुष लेकर, है ना, इस प्रकार की चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई जाती थी उस समय पर। और मीजोलिथिक पेंटिंग के हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है। जैसे भीमबेटका का आपने नाम सुना होगा, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स। तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर में देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर ना चट्टान के ऊपर इस प्रकार की पेंटिंग बनाई गई हैं, जो कि वहाँ पे 500 से ज़्यादा रॉक पेंटिंग्स आज के समय पर प्रेजेंट हैं। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, इनको 1957 और 58 में डिस्कवर किया गया था VS वकांकर के थ्रू। और इन पेंटिंग्स को भी बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उस पर्टिकुलर एरिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका था 2003 में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भीमबेटका पेंटिंग्स भी जो है मीजोलिथिक एरा की समय की पेंटिंग्स हैं, जहाँ पर काफ़ी कुछ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब मीजोलिथिक एरा में जो पेंटिंग की टेक्निक होती थी, ये लोग भी रेड कलर का ऑकरे कलर यूज़ करते थे, पर्पल कलर, ब्राउन, वाइट, येलो, ग्रीन, इस प्रकार के कई सारे कलर्स का यूज़ किया करते थे, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलते थे। जैसे ग्रीन कलर पत्तों से मिल गया, है ना, इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज से यहाँ पर यूज़ करने के बाद में
ये पेंटिंग्स को ड्रॉ किया जाता था। फिर उसके बाद में आती हैं कैलकोलिथिक पेंटिंग्स। कैलकोलिथिक पेंटिंग ज़्यादातर आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाती हैं। ये जो केव पेंटिंग्स हैं, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ आपको ड्रॉ होता हुआ नज़र आएगा, बट अभी हमें डिस्कस करना था क्या, मेसोलिथिक पेंटिंग के बारे में। तो मैंने आपको वैसे अपर पैलेयोलिथिक और मेसोलिथिक दोनों के बारे में बता दिया है, ठीक है। कैलकुलिथिक के बारे में मेंशन कर दिया है, चाहो तो आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ज़्यादा कुछ यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल। जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF से इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हर एक आर्टिकल में आपको ये मिलती रहती है। आगे आते हैं। नौ यहाँ पर 2 आर्टिकल से दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इस वाले आर्टिकल को GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक किया जा सकता है। इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, तो भारत ने अभी इंडियन नेवल शिप किरपान, INS किरपान जो है, ये गिफ्ट किया है वियतनाम को, ठीक है। और हमारा मेन फोकस है कि वियतनाम के साथ में हम अपने जो डिफेंस रिलेशंस हैं उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो रिसेंट जो मीटिंग चल रही है, यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर जनरल फान वान, न्यू दिल्ली में ये मंडे में यानी कल के दिन मीटिंग चल रही थी। उस दौरान यहाँ पर INS किरपान जो है, INS किरपान बेसिकली हमारा एक कॉर्वेट है। अब ये कॉर्वेट क्या होता है, आपको पता होगा 3 प्रकार के लड़ाकू जहाज़ होते हैं। एक होता है कॉर्वेट, और एक होता है फ्रीगेट, और एक होता है डिस्ट्रॉयर। तो इस प्रकार के 3 लड़ाकू जहाज़ आपको देखने को मिलेंगे। कॉर्वेट छोटे साइज़ का होता है, सबसे छोटे साइज़ का, जिसमें कई सारे वेपन्स, कई सारी मिसाइल्स का यूज़ किया जाता है। फ्रीगेट कॉर्वेट से बड़ा होता है, और डिस्ट्रॉयर इन दोनों से बड़ा होता है, बहुत बड़े साइज़ का होता है, जिसमें और भी कई सारे वेपन्स यूज़ किए जाते हैं। तो INS किरपान जो है, ये खुकरी क्लास का मिसाइल कॉर्वेट, आपको पूरा का पूरा मिसाइल वाला कॉर्वेट सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि एक जहाज़, लड़ाकू जहाज़ देखने को मिलेगा, जिसका जो वेट है वो 1350 टन्स के आसपास देखने को मिल जाता है। और इस पूरे जहाज़ को हमने अपने नेवी में इंक्लूड किया था 12 जनवरी 1991 में। हमारी नेवी तब से इसका यूज़ कर रही थी, बट हमने यहाँ पर अभी ये INS किरपान एज अ गिफ्ट जो है वियतनाम को दे दिया है। इस INS किरपान पर इसकी जो स्पीड है 25 नॉट के आसपास है। कई सारी मिसाइल्स, मीडियम रेंज की मिसाइल्स, गन, रेंज गन्स को भी यहाँ पर आप कह सकते हो लगाया जा सकता है, उन सब का यूज़ कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये एक लड़ाकू जहाज़ है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि INS किरपान रिसेंटली न्यूज़ में है, तो ये क्या है, तो ये बेसिकली कॉर्वेट है, ठीक है। ये क्या है, कॉर्वेट वाला जहाज़ है ना। इसमें बाकी कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली इतना सा पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है। अगले आर्टिकल पर आएंगे। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हो। हुआ क्या है कि 6 लोगों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पे बुक कर लिया गया है। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत खतरनाक एक्ट है। कैसा एक्ट है मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 6 लोगों को यहाँ पे बुक किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक नौजवान को परेशान कर रहे थे, एजॉल्ट कर रहे थे। एजॉल्ट करने के पीछे का रीज़न क्या था? उसका रिलीजन चेंज करवाने की कोशिश की जा रही थी। तो 3 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। उनके घर वगैरह डिमोलिश कर दिए गए, घर तोड़ दिए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल में। क्यों? इल्ज़ाम क्या है कि वो तीनों लोग ज़बरदस्ती एक नौजवान का जो बेसिकली यहाँ पर कन्वर्जन है वो करवाने की कोशिश कर रहे थे, और वो कन्वर्ट करने को तैयार नहीं था अपने आप को, लेकिन फिर भी उसको एजॉल्ट किया गया, उसके ऊपर अत्याचार लगातार किया गया। बेल्ट वगैरह बांध दी गई उसके गले के आसपास, जैसे एक डॉग के नेक में एक पट्टा डला होता है ना, उस प्रकार की बेल्ट बांधी गई और उससे बोला गया कि एक कुत्ते की तरह बिहेव कर। ठीक है, ये बातें यहाँ पर एग्जैक्टली ये मेंशन की गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर उसको एजॉल्ट किया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर वीडियो में रिकॉर्डेड हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर एक्शन लिया गया है। और ये जो लोग थे, जो तीनों लोग थे, तीनों को अरेस्ट किया गया। नाम है, ये देख पा रहे होंगे, फैज़ान खान, समीर खान और साथ ही साथ में साहिल अलियास सलुद्दीन। तो इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनके हाउसेस जो घर वगैरह हैं वो भी यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ पर बुक कर लिया गया है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ओवरऑल क्या है, पहले हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का मकसद क्या है कि कोई चीज़ जो है, मतलब किसी के ऊपर शक है कि हाँ यार ये देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसको यहाँ पर बुक कर लेना, उस प्रकार का यहाँ पर ये लॉ है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में यहाँ पर कह सकते हो एक इंसान को कुछ फ्यूचर में, भविष्य में कोई बड़ा क्राइम करने से रोका जाता है ना, कि वो उसके ऊपर शक है, उसकी कुछ हरकतें ऐसी नज़र आ रही हैं कि वो देश के लिए खतरा हो सकता है, सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर पहले से ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो बनाया गया है ना। हमारे संविधान में आर्टिकल 22
क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी क्या बोलता है, ये अलाउ करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को। और यहाँ पे बोला गया है, जैसे आपके पास में सारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, आपको 12 से 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये मेंशन करता है कि भई आप प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर सकते हो। और एक इंसान की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको जो छूट दी गई है ना, उसके ऊपर रोक टोक भी लगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है देश की, स्टेट की सिक्योरिटी की, पब्लिक ऑर्डर की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 22 जो क्लॉज 4 है वो ये बोलता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज़ किया जाएगा किसी पर्सन के तहत, वो कम से कम 3 महीने तक यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एडवाइजरी बॉडी रिपोर्ट कर दे कि भाई इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट मिनिमम जो है 3 महीने तक यहाँ पर कह सकते हो कि एक व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बुक किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इतिहास देखें प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो ये बहुत पुराना इतिहास है। अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पर ये जो लॉ है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, ठीक है। जब बंगाल रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 यहाँ पर लाया गया था, जिसके तहत यहाँ पर सरकार को सारी पावर दी गई थी। सरकार अपने डिफेंस में अपने आप का बचाव करने के लिए किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। इस प्रकार का यहाँ पर कह सकते हो कि जो कानून है वो स्टार्टिंग में इतिहास में लेकर आया गया था। और फिर उसके 100 साल बाद, यानी 1818 के बाद, 1818 के 100 साल बाद क्या हो गया, 1919 आ गया। तो ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट बनाया 1919, जिसने अगेन जिसके ऊपर शक है उसको बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार की जो कानून है वो लेकर आ गए। और देश की आज़ादी के बाद में ये कानून वापस आया। जो पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून था इंडिया के अंदर में, वो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर में बनाया गया, जिसका नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जो कि एक्सपायर हो गया था 1969 में। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है, जो 1950 में यहाँ पर लेकर आया गया था। 1950 का जो एक्ट है बेसिकली, ठीक है, 1950 में नहीं लाया, 1980 में था, बट 1950 के जो ये वाला एक्ट है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, उसी की तरह ही है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये आपने ध्यान में रखना है, समझ गए। अब इस एक्ट के तहत क्या होता है, इस कानून के तहत हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शक्ति दी गई है, उनको पावर्स दी गई हैं। क्या पावर दी गई हैं कि वो एक पर्सन को डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, कस्टडी में ले सकते हैं, अगर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सरकार यहाँ पर उस व्यक्ति को आगे फ्यूचर में भी पब्लिक ऑर्डर में डिसरप्शन लाने से रोक सकती है। तो उस प्रकार के उसका काम को रोकने के लिए यहाँ पर ये जो पहले से उसके ऊपर शक है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर में रखा जा सकता है। और कितने लंबे समय तक रखा जा सकता है, तो मैक्सिमम पीरियड 12 महीने है, 12 महीने तक रख सकते हैं। लेकिन अगर सरकार को कोई नए फ्रेश एविडेंस मिल जाते हैं कि भाई ये और ज़्यादा खतरनाक इंसान है, इसके ऊपर और शक बढ़ता है, तो वहाँ पे उस टर्म को बढ़ाया भी जा सकता है। 12 महीने से भी ज़्यादा लंबे समय तक उसको यहाँ पे अरेस्ट करके रखा जा सकता है। कोई भी उसको जो उसके राइट्स वगैरह वो नहीं दिए जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें यह भी बोला जाता है कि उसको उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता, मतलब कारण नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है ना, सीआरपीसी का सेक्शन 50 ये बोलता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर शक है तो सरकार एनएसए का कानून उसके ऊपर लागू कर सकती है। और एनएसए का कानून लागू करने के बाद में उसको, मतलब उसके पास में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का पावर है, उसके पास में हक है कि वो जान सके कि मुझे किस कारण की वजह से अरेस्ट किया है। वो कारण भी नहीं बताया जाएगा, उसे अरेस्ट करने के पीछे का रीज़न भी नहीं बताया जाएगा। तो इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक व्यक्ति को यहाँ पर बिना किसी रीज़न के कम से कम 5 दिन तक अरेस्ट किया जा सकता है, और एक्सेप्शनल केस में 10 दिन तक अरेस्ट किया जा सकता है बिना रीज़न बताए, ठीक है। ये पावर्स है एनएसए की। फिर उसके बाद में सीआरपीसी का ही सेक्शन 56 और 76 ये भी क्या करता है, ये प्रोवाइड करवाता है कि जो एक व्यक्ति है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ये बोलता है हमारे संविधान का कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको राइट टू कंसल्ट तो देना पड़ेगा, ठीक है, वो कंसल्टेशन कर सके, बातचीत कर सके किसी मैटर के मामले में। उसके अलावा यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर भी देना होगा उसकी चॉइस का, कि वो जो जिस लीगल प्रैक्टिशनर को लेना चाहता है, अपना केस लड़ना चाहता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है, तो उसको ले सकता है, ठीक है। इस प्रकार की छूट यहाँ पर उनको मिल जाती है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या था ये आपको समझ में आ गया। उसके अलावा इसी एक्ट के तहत ना कह सकते हो यही एक्ट हमारे संविधान को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देता है।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। एक ऐसा काउंसिल बनाया गया जो कि हमारे प्रधानमंत्री को हमारे नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा को लेकर अलग अलग मैटर्स पर एडवाइस करने का काम करता है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, और फटाफट ये भी डिस्कस करते हैं। पॉलिटी का आपका एक और टॉपिक कवर हो जाएगा यहीं पर ही, बस आपने काफ़ी बाद में जाकर जब पढ़ोगे तो रिविजन करना है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया में एक सबसे उच्च लेवल की बॉडी मानी जाती है, जिसका मेन काम क्या है, हमारे प्रधानमंत्री को एडवाइस करना। अब प्रधानमंत्री को कौन से सब्जेक्ट के ऊपर एडवाइस करेंगे, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल डिफेंस का मामला है, ठीक है, तो हमारे देश की सुरक्षा के मामले में ये एडवाइस करने की बॉडी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नाम से पता चल रहा है। ये 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस बॉडी का मेन काम क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनर्जी, सिक्योरिटी इश्यूज़ को यहाँ पर देखने का काम करना। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कौन चेयर करता है, इसके चेयरमैन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। इस बॉडी को बनाया गया था 1998 में। मेन काम क्या है, बस वही नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान में रखना। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, एक तो हमारे खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जैसे आज के समय पर अजीत डोभाल साहब हो गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए, उसके बाद डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और प्रधानमंत्री तो हैं ही, वो चेयर कर रहे हैं। ये सभी मेंबर्स होते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। इसका मेन फंक्शन क्या है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही फंक्शन जो है वापस से रिपीटेड है, ठीक है। तो हमारा जो NSA एक्ट है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसी के तहत हमने यहाँ पे क्या किया, इस काउंसिल को बनाया। अब जो ये एक्ट है ये क्या करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पूरा पढ़ा दिया है। लेकिन कई बार ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर आलोचना भी की जाती है कि भैया ये एक्ट सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि बोला जाता है इसका मिसयूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमारी सरकार को एक पावर देता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, और इवन उसको बिना कारण बताए 5 दिन तक अरेस्ट किया जा सकता है, और उसको बढ़ाकर 10 दिन तक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। मान लो कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसको टारगेट करने के लिए इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो पहले इसकी आलोचना इस प्रकार से होती है। दूसरी आलोचना यहाँ पर यह है कि जो NSA है ना, अगर इसका मिसयूज़ होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स है, मानव के अधिकार हैं, उसका उल्लंघन होता हुआ नजर आएगा। उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वायलेट हो जाएंगी, इसका हनन होता हुआ नजर आएगा। फिर थर्ड यहाँ पर आलोचना की जाती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दूसरा एक सबसे बड़ी चुनौती है NSA के अंदर में कि यहाँ पर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि क्यों डिटेन किया जा रहा है, किसको अरेस्ट किया जा रहा है, इस प्रकार की जो सारी बातें वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। तो इसके क्रिटिसिज्म यानी आलोचनाएँ भी की जाती हैं। मैंने आपको आलोचना भी बता दी, हर एक एस्पेक्ट क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर एक जगह तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस आर्टिकल को लेकर कोई भी क्वेश्चन बने तो आप आराम से हैंडल कर सको। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आज आर्टिकल काफ़ी डेप्थ वाले हैं और बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, मतलब अच्छे का मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। यहाँ पे क्या बात की जा रही है, लद्दाख की डिस्कशन की जा रही है। लद्दाख के जो लीडर्स हैं वो सारे लीडर्स कहीं ना कहीं हमारे यूनियन मिनिस्टर के साथ में बातचीत किए हैं। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है ना, नित्यानंद राय जी, इन्होंने कल के दिन लद्दाख के लीडर्स के साथ में डिस्कशन किया। अब डिस्कशन करते हुए लद्दाख की लीडर्स की साइड से एक डिमांड आई है कि लद्दाख को एक स्टेट हुड का दर्जा दिया जाए, क्योंकि लद्दाख आज के समय पर एक यूनियन टेरिटरी है। पता ही होगा ना, 2019 आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 को जो है अब्रोगेट कर दिया गया। जो एक स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 के अंदर में, उसको अब्रोगेट कर दिया। वो तब से इनऑपरेट हो गया, काम करना बंद कर दिया, काम करने का बंद कर दिया। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर सब पहले एक हुआ करता था ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख सब एक हुआ करता था, इनको बांटकर अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई, लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी बन गई, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज़ हमारे पास में आ जाती हैं, समझ गए इस बात को। तो लद्दाख तब से यूनियन टेरिटरी है। अभी लोगों की जो डिमांड है वो यह है कि लद्दाख को स्टेट हुड दे दिया जाए, उसको राज्य बना दिया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए। और उससे भी बड़ी जो सबसे बड़ी डिमांड है, हमारे संविधान में जो अलग अलग स्केड्यूल्स हैं उसमें से 6th स्केड्यूल में यहाँ पर लद्दाख को डालने की डिमांड की जा रही है कि लद्दाख को 6th स्केड्यूल में ऐड किया जाए, क्योंकि 6th स्केड्यूल में ऐड करते ही लद्दाख के सरकार के पास में बहुत सारी जो पावर्स हैं वो आ जाएंगी। तो वो पावर्स ये लोग चाहते हैं, समझ गए इस बात को। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये 6th स्केड्यूल क्या है।
लद्दाख में ये इन सब चीज़ों की मांग क्यों चल रही है, क्यों ये स्टेटहुड का दर्जा, क्यों यहाँ पर ये 6 स्केड्यूल के अंदर में आना चाहते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 से आप लिंक कर सकते हो, पहले ही मैंने आपको यहाँ पर एग्जैक्ट इसके बारे में बता दिया है। आपको पता होगा कि 2019 में जो ये आर्टिकल 370 को हटाया गया था ना, उसके बाद जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी थी, इनके पास में विधानसभा है, लेकिन लद्दाख के पास में विधानसभा भी नहीं है, लद्दाख के पास में कोई भी अपना लेजिस्लेचर नहीं है अभी तक, ये ध्यान में रखना है। मांग ये की जा रही है कि लद्दाख को 6th स्केड्यूल में ऐड किया जाए। इसकी ज़रूरत क्या है, पहले इसको समझो। देखो, लद्दाख रीजन जो है ये कम्प्लीटली अभी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। सरकार काफ़ी दूर है, सरकार के पास मतलब है ही नहीं, एक तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। जो यहाँ पर हमारे आईएएस और ये सारे ऑफिसर्स हैं, वही यहाँ पर कहीं ना कहीं लद्दाख को आज के समय पर संभालते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पास में 2 काउंसिल्स हैं, 2 हिल काउंसिल्स, एक लेह में है और दूसरा कारगिल में है। लेकिन कोई सी भी काउंसिल 6th स्केड्यूल में नहीं आती है, 6th स्केड्यूल के अंडर में कवर नहीं की जाती है। तो इन काउंसिल की जो पावर्स है, जो अलग अलग बॉडीज़ हैं, इनकी जो पावर है, इनकी जो ताकत है, वो कम है। ये यहाँ पर कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ही टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत पार्किंग फीस चार्ज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा पावर्स नहीं है इनके पास में। तो अभी यहाँ पर मांग की जा रही है कि लद्दाख को 6th स्केड्यूल में डाला जाए, जिससे इनके पास में जो काउंसिल है वो ऑटोनोमस काउंसिल हो जाए। ऑलरेडी इनके पास में बहुत सारी पावर्स आ जाएँ, जिससे यहाँ पर ये सारा काम खुद से कर सकें। तो पहले तो यहाँ पे इस आर्टिकल को गहराई से जानने से पहले हमने समझना होगा ये 6th स्केड्यूल एग्जैक्टली है क्या। पहले ये बताता हूँ, तब आपको यहाँ पे आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ये है 6th स्केड्यूल की इन्फॉर्मेशन। हमारे संविधान में आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 जो है, ये किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये बात करता है ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को बनाने की, यानी कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाने की ताकत देता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक ऐसा काउंसिल जिसके पास में लेजिस्लेटिव, जुडिशल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यहाँ भी सारे के जो डिसीजंस है ये काउंसिल खुद से ले सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 244 के तहत ये पावर मिलती है। तो क्या कोई राज्य आज के समय में 6th स्केड्यूल में आता है? बिल्कुल आता है। तो 6th स्केड्यूल में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ के लिए दिए जाते हैं। और आज के समय में 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ध्यान रखने के लिए आपको एक एक्रोनिम ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ATMM। ATMM करके ध्यान रखना। A से असम, M से मेघालय, ठीक है, T से त्रिपुरा और दूसरे M से मिज़ोरम। तो ये 4 स्टेट्स हैं और चारों के चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। इनको क्या किया गया है? 6th स्केड्यूल में कवर किया गया है। 6th स्केड्यूल के स्पेशल प्रोविजंस इन चारों राज्यों में हैं। यानी इन चारों राज्यों का जो काउंसिल है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इन चारों राज्यों के काउंसिल के पास में अपनी खुद की स्पेशल पावर्स हैं, सारे डिसीजंस ये खुद से ले सकते हैं। समझ गए इस बात को? तो इस प्रकार की पावर्स की मांग लद्दाख भी करता है। लद्दाख भी बोलता है कि हमें भी 6th स्केड्यूल में डाल दिया जाए, लेकिन डाला नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पर आपने 6th स्केड्यूल समझना था। तो इसके तहत क्या हो गया, इनके पास एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ गई। तो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 तो नॉमिनेटेड होते हैं जो कि गवर्नर नॉमिनेट करेंगे उस राज्य के। उसके अलावा जो 26 होते हैं उनको वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट किया जाता है। तो काउंसिल में कौन लोग होते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब जो हर एक ऑटोनॉमस रीजन होता है उसका अपना खुद का काउंसिल होता है। उन काउंसिल के पास में अलग से पावर होती है। तो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के पास में क्या पावर होती है कि वो जो काउंसिल है ना, वो अलग अलग मैटर्स को लेकर, मान लो कोई ज़मीन हो गया, लैंड, फॉरेस्ट, केनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन, गांव कैसे चलना है, उसका प्रशासन, प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं है, शादी को कोई मैटर हो गया, डाइवोर्स को कोई मैटर हो गया, ठीक है। इस प्रकार को ये जो सारे के सारे मैटर्स हैं, इन मैटर्स को लेकर कानून बनाने की ताकत इन काउंसिल के पास में है। समझ गए? लेकिन कानून बनाने के बाद में एक अप्रूवल गवर्नर से लेना पड़ता है। लेकिन ये जो काउंसिल है इनके पास में कानून बनाने की पावर्स नज़र आती है। उसके अलावा इनके पास में और भी पावर्स हैं। मान लो ट्राइब्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, उस डिस्प्यूट को यहाँ पर सुलझाना, प्लस ये प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरी, मार्केट, फेरीज, फिशरीज, रोड, ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सारी पावर्स इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास में नज़र आती है। उसके अलावा भी यहाँ पर ये जो पावर्स हैं ये और बढ़ जाती हैं। इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर है कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, प्लस कुछ स्पेसिफाइड टैक्सेस वगैरह भी लागू कर सकते हैं, कर वगैरह वसूल कर सकते हैं। तो ये सारी पावर्स इस काउंसिल के पास में आ जाती है जब एक पर्टिकुलर स्टेट 6th स्केड्यूल में ऐड किया जाएगा तब, ठीक है।
तो 6 शेड्यूल में आज के समय पर केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये 4 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। लद्दाख का कहना यहाँ पर यह है कि वो कम्प्लीटली ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, ये मैंने आपको समझाया, कोई पावर्स उनके काउंसिल के पास में नहीं है, ये मैंने आपको समझाया। दूसरी तरफ हमारे पास में एक बॉडी है NCST करके। NCST का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले लोगों के लिए ये बॉडी काम करती है। इस बॉडी ने भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। भैया 6 शेड्यूल में डालने से क्या होगा, पहली चीज़ 6 शेड्यूल में डालने के लिए एक पर्टिकुलर राज्य में वो राज्य कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब उस राज्य में ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई लद्दाख में ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी हैं, और अगर हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल देते हैं तो इसको डालने के लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। पता है क्या दिक्कतें आएंगी, इस वजह से बोला जाता है कि कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें पूरे संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में एक संशोधन लाना पड़ेगा, उसके बाद जाके यहाँ पे लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐड करने की जो मतलब रिकमेंडेशन है वो भी अलग अलग जो बॉडीज़ है वो दे रही हैं। अब अलग अलग बॉडीज़ भी यहाँ पर रिकमेंड कर रही हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। इसके पीछे के मेन कारण क्या है वो समझते हैं, मेन रीजंस क्या हैं। रीज़न यहाँ पर यह है कि लद्दाख की जो 90% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासी लोग हैं। जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल ट्राइब्स हैं लद्दाख में, बाल्ता, बेड़ा, बोट, उसके बाद यहाँ पे ब्रोकपा, चंगपा, गार्रा, मोन, पुरिकपा, इस प्रकार से कई सारे यहाँ पर ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ नज़र आती हैं। तो पहला तो क्राइटेरिया फुलफिल होता ही है। अब इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप 6 शेड्यूल में डाल दो, क्या दिक्कत है। इस प्रकार की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। इनके पास में ज़्यादा पावर्स भी नहीं है, अब पावर्स देना हम लोग को यहाँ पर बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे तो क्यों नहीं ऐड किया जाए, कर दिया जाए। ऐसे आसानी से नहीं किया जा सकता। आप भी सोच रहे होंगे कि जब इतनी मांग उठ रही है, सब फ़ायदे होंगे, तो लद्दाख को इंक्लूड कर दिया जाए 6 शेड्यूल में। अब मैं आपको बताता हूँ कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करने के लिए क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। पहली चीज़, हमारा संविधान बहुत ही क्लियर है। हमारे संविधान में एग्जैक्टली मेंशन कर रखा है कि 6 शेड्यूल केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। और जो आज के समय में 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। बाकी 4 और काउंट कर लोगे, बाकी जैसे नागालैंड और भी काउंट कर लोगे आप, तो वो बाकी सारे मिलाकर हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो 6ठा शेड्यूल किसके लिए, केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, और लद्दाख नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में नहीं आता है। बाकी सारे देश के लिए मान लो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अलावा जो बाकी पूरा देश है उसके लिए 5th शेड्यूल है, आप 5वें शेड्यूल में ऐड हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर केवल 6 शेड्यूल में ऐड होने की मांग की जा रही है। इनफैक्ट अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई सारे राज्य ऐसे जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पर भी अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन है। ये भी मांग करते हैं हमें भी ऑटोनॉमस काउंसिल चाहिए, हमें भी 6ठे शेड्यूल में ऐड करो, ये भी मांग करते हैं, बट इनको अभी तक ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि नहीं किया जा सकता। इसके पीछे पूरा प्रोसेस लगता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पर कह सकते हो कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम्स है वो आज के समय पर उठती हुई नजर आ रही हैं। तो लद्दाख एक तरफ डिमांड कर रहा है, बट दूसरी तरफ ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप गाइज आपको अच्छे से बहुत सारी जो क्लैरिटी है वो इस आर्टिकल के रिगार्डिंग मिल चुकी है। आओ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखो, वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप ध्यान में रख सकते हो। आपने रॉ का नाम सुना होगा, रॉ। अब रॉ की फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना, यही तो फुल फॉर्म है, कंफर्म करना इस चीज़ को, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ के जो अगले चीफ हैं वो एक सीनियर IPS ऑफिसर होने वाला है, नाम है रवि सिन्हा। इनको हम लोग रॉ का एक नेक्स्ट चीफ के तौर पर अपॉइंट करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया गया है। तो ये नाम वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब इनकी उम्र कितनी है, कहाँ से पढ़ाई किया, क्या क्या किया है, वो सब बताया गया है, वो आपने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वनडे एग्जामिनेशन के लिए एक और छोटा सा आर्टिकल है। एक सोशोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट ऑथर है, नाम है इम्तियाज़ अहमद। अभी इनकी डेथ हो चुकी है 83 की उम्र में, वो यहाँ पर बताया गया है। फॉर्मर प्रोफेसर रह चुके हैं ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। 83 की एज थी, बट इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो एक सोशोलॉजिस्ट ऑथर हैं, नाम आपसे पूछा जा सकता है इम्तियाज़ अहमद। तो ध्यान रखना, खासकर वनडे एग्जामिनेशन की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, दोनों काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक एडिटोरियल ये है जो कि रेफ्यूजीज़ के बारे में, शरणार्थियों के बारे में बात करता है, क्योंकि आज 20 जून है। 20 जून को हम लोग वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो राइटर है ना, ये राइटर है ऑस्कर मुंदिया।
अब ये कौन है? ये यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ के चीफ हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा है, तो समझेंगे यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या है। लेकिन जो दूसरा आर्टिकल है, हमारा दूसरा एडिटोरियल है, बेसिकली वो साइक्लोन के ऊपर है। आपको पता है रिसेंटली बिपरजॉय साइक्लोन आया, लेकिन बिपरजॉय साइक्लोन के बाद हमें साइक्लोन को लेकर कैसे पूरी तरह से तैयार होना है, प्लस क्या क्या कर सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक है, आप वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ। तो साइक्लोन बिपरजॉय के लेकर इंडिया क्या कर सकता है, आगे हमें फ्यूचर में क्या क्या करना चाहिए जिससे साइक्लोन की जो तबाही है उसको हम कम से कम कर सकें, उसको लेकर राइटर ने बेहतरीन एडिटोरियल लिखा है। मतलब दिल खुश हो जाएगा आप पढ़ोगे, क्योंकि साइक्लोन्स हर साल आते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि मेंस में, प्रीलिम्स में कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो वो जो क्वेश्चन है वो आप आराम से टैकल कर पाओ। उसको लेकर मैं पूरा स्ट्रक्चर आज आपको तैयार करके प्रोवाइड करवा दूँगा। बस खाली दोस्तों स्क्रीन पर नीचे से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको अच्छे से देखते हुए चलना, सुनते हुए चलना, सब चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चलेंगी। तो क्यों ये एडिटोरियल लिखा गया, उसके पीछे का रीज़न है साइक्लोन बिपरजॉय। साइक्लोन बिपरजॉय जो नाम इस साइक्लोन को दिया गया है वो बांग्लादेश की साइड से दिया गया है। ये साइक्लोन हाल ही में गुजरात में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में टकराया और उसकी वजह से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा डैमेज हो चुका है, 2 इंसानों की जान भी गई है। और अच्छा हुआ ये नंबर कम है, बट ये भी हम इनको बचा सकते थे। तो इसको लेकर हमें आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो यहाँ पे राइटर बताते हैं। अब क्या हुआ कि इंडिया ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये साइक्लोन है, साइक्लोन से बचना थोड़ा बहुत सीख लिया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक समय ऐसा था साइक्लोन से भारी तबाही हुआ करती थी, लाखों लोग ही जो है उनको डिस्प्लेस करना पड़ता था, हटाना पड़ता था, ऊपर ले जाना पड़ता था एक जगह से हटाकर। प्लस कई लोग अपनी जान भी गंवा देते थे उन साइक्लोन की वजह से। बट पिछले कुछ समय पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, भारत का जो मौसम विभाग है, वो अर्ली वार्निंग्स दे देता है। कुछ दिन पहले से बताना स्टार्ट कर देता है कि भाई समुद्र में साइक्लोन बन रहा है और इस तारीख को साइक्लोन हिट होगा। और वो अर्ली वार्निंग का सिस्टम इंडिया में मजबूत हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी टाइम मिल जाता है लोगों को कोस्टल एरियाज से हटने का, थोड़ा टाइम मिल जाता है हटकर कहीं और जाने का, जिससे यहाँ पर उनकी जान ना जाए। तो इंडिया का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम वाकई में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जो कि भारत के भविष्य के लिए रह गई हैं। उन चुनौतियों को कैसे लड़ा जा सकता है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। पहली चीज़, राइटर बोलते हैं कि आखिरकार क्या क्या तैयारी की जा सकती है साइक्लोन के अगेंस्ट में। पहली चीज़ क्या है? रेगुलेटिंग लैंड यूज़, यानी हमें कुछ पॉलिसीज़ को लेकर चलना होगा जिससे हम क्या कर सकें, कुछ अलग से नियम वगैरह बना सकें। यानी कि जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे साइक्लोन हमेशा आते हैं, हिट करते हैं, आप इतिहास देखो, है ना, इतिहास देखो, जहाँ पे साइक्लोन रेगुलर आ रहे हैं, कॉमन है वहाँ पे साइक्लोन आना, उन एरियाज़ को आप ह्यूमन सेटलमेंट के लिए मत रखो, वहाँ पे इंसान को रहने ही मत दो, ठीक है। उस एरिया को आप किसी और पर्पज़ के लिए, पार्क के लिए या दूसरे चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, जिससे यहाँ पे कभी साइक्लोन आए भी तो वो तबाही थोड़ी बहुत होगी, उसको वापस से रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, लोग उन वल्नरेबल एरियाज़ में रह रहे होते हैं, जब साइक्लोन आता है तो लोगों को हटाना पड़ता है, उससे उनको भी परेशानी, उनका घर जो यहाँ पर ख़राब हो जाता है या घर बह जाता है उस साइक्लोन में, वो भी परेशानी। तो पहला स्टेप तो हमने ये लेकर चलना पड़ेगा। प्लस कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं गुड अच्छे कंस्ट्रक्शंस के। यानी दूसरा हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। जो बिल्डिंग्स हैं गिर जाती हैं, जो कोस्टल एरियाज़ के आसपास होती हैं, है ना, जब साइक्लोन आता है तो बिल्डिंग्स ऐसी हो जो कि भारी से भारी हवा को, क्योंकि साइक्लोन में जो हवा की तूफ़ान की स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है, तो उस हवा को वो टकरा सके, उस हवा को टक्कर दे सके बिल्डिंग, प्लस जो पानी है उस पानी से लड़ सके वो बिल्डिंग। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में होना चाहिए। प्लस एक और काम कर सकते हैं, साइक्लोन शेल्टर्स बना सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे अक्सर साइक्लोन्स आते रहते हैं, वहाँ पे अलग से साइक्लोन शेल्टर्स होने चाहिए उन लोगों को बचाने के लिए, कि भाई साइक्लोन जब जब आएगा तब लोग सीधा उठकर वहाँ पे पहुँच जाएंगे साइक्लोन शेल्टर के अंदर में। हालांकि साइक्लोन शेल्टर को बनाने के लिए थोड़ा खर्चा जाएगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन काफ़ी बढ़िया होगा कि कोई भी साइक्लोन आएगा सीधा लोग वहाँ पर शेल्टर में पहुँच जाएंगे, किसी की जान नहीं जाएगी। कुछ यहाँ पे टूट फूट हुई है वो टूट फूट वापस से रिपेयर हो जाएगा, बट जान नहीं जाएगी किसी की भी। एक ह्यूमन लाइफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब जब चक्रवात आता है तो अपने साथ में बाढ़ लेकर आता है पूरी तरह से। अब वो जो बाढ़ का पानी है उस वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है ना अलग अलग प्लेसेस बनानी होंगी जहाँ पे वो पानी को हम स्टोर कर सकें। छोटे डैम बना सकते हो, प्लस कुछ और दूसरे तरीके बना सकते हो जिससे पानी को नाली के थ्रू निकाला जा सके।
ठीक है, क्योंकि अगर पानी निकलने का रास्ता नहीं होगा तो वो जो बाढ़ है वो उस एरिया में बहुत बड़ा तबाही मचा सकती है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जो मैंग्रोव्स हैं उनका प्लांटेशन कर सकते हैं। मैंग्रोव समझते हो, जो तट के किनारे जो पानी का मतलब जो समुद्र है, समुद्र के किनारे तट पर जो है पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो वाले जो पेड़ होते हैं वो मैंग्रोव्स कहलाते हैं। तो कोस्टल एरियाज़ में जो मैंग्रोव्स हैं ये भारी हवा को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हवा आ रही है तेज़, बहुत तेज़ी से एक तूफान आ रहा है समुद्र की साइड से, तो वो उन पेड़ों के ज़रिए थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू भी यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसके लिए जो मैंग्रोव्स अभी के समय पर हमारे कोस्टल एरियाज़ में तट पर प्रेजेंट है उनकी सुरक्षा करो और इस प्रकार के मैंग्रोव्स और ज़्यादा उगाना शुरू कर दो, इससे एक हेल्प मिलती हुई नजर आएगी। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस जनरेशन करना होगा। बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है केवल और केवल एजुकेशन देने के माध्यम से। तो जब भी यहाँ पर साइक्लोन्स हो तो उसके बेसिस पर यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए और जागरूक करने के बाद में यहाँ पर उनको बताया जाए एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बन रहा है, जिससे यहाँ पर लोगों की जान कम से कम जाए। फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम इंडिया का मजबूत है ही, इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत पहले से हमें फैलाने का काम करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन हमें मिल तो जाती है कि हाँ भैया साइक्लोन आने वाला है, बट ये लोगों में किस तरीके से फैल रही है, लोगों में फैलाने का काम हमें तेज़ी से करना पड़ेगा, क्योंकि जिस एरिया में लोग रह रहे हैं जहाँ पे साइक्लोन टकराते हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पहुँची तो आपका पता लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ साइक्लोन आने वाला है। आपको वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक फैलानी होगी, तो फैलने का काम भी यहाँ पे करना है। ये अगेन एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, तो ये यहाँ पर राइटर ने बताया कि साइक्लोन्स अगर आते हैं तो हमें ये करना चाहिए आगे फ्यूचर में साइक्लोन से बचने के लिए। अच्छे पॉइंट्स से आप भी बता सकते हो, आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इसको सोच के चल सकते हो, ध्यान रख सकते हो। पूछा जाए कि हाँ चक्रवात आते रहते हैं, क्या स्टेप्स आप उठा सकते हो, तो ये पर्टिकुलर कदम हम उठा सकते हैं। अब बात है कुछ चैलेंजेस की। क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो कि मतलब साइक्लोन की तैयारी में, मतलब ये जो तैयारी हमें करनी है इस तैयारी में क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। पहली चीज़, टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी है। मतलब आप कितना ही यहाँ पर फोरकास्टिंग कर लो, आप मौसम की फोरकास्टिंग कर रहे हो, तब भी जो साइक्लोन है वो 36 से 60 घंटे में आ जाता है। 2 से 3 दिन में यहाँ पर मतलब आप 2 से 3 दिन पहले ही बता पाते हो कि हाँ जो साइक्लोन से वो आने वाला है। तो टाइम थोड़ा सा कम है, तो तैयारी करने का थोड़ा समय हम लोग को कम मिल पाता है। लेकिन फिर भी क्या हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है हमारे लिए कि टाइम बहुत कम है। दूसरी चुनौती है वल्नरेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो तट वाले रीजन है जहाँ पे साइक्लोन हिट होगा वहाँ पे हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड ब्रिजेस हैं, वो ज़्यादा भारी हवा को नहीं झेल पाते हैं, ज़्यादा भारी तूफ़ान को, ज़्यादा भारी बारिश को नहीं झेल पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है, तो उसको अपग्रेड करने में भी, काफ़ी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क एक और बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए। क्या चुनौती है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो पाना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई आपके पास में अर्ली वार्निंग्स आ गई हैं, वो अर्ली वार्निंग्स सभी लोगों में फैलाने के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिग्नल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इस प्रकार के सिनेरियो में जब आंधी तूफान आ रहा होता है तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज है इवैक्यूएशन चैलेंज। जब साइक्लोन आता है तो लोगों को उस तट वाले रीजन से हटाया जाता है, दूसरी जगह पर लेकर जाया जाता है। तो इसमें लोगों को यहाँ पे अपने एरियाज़ छोड़कर निकलने पड़ते हैं, अपना जो भी सामान वगैरह होता है घर में छोड़कर निकलना पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। फिर उसके बाद में डिफरेंट लाइवलीहुड पैटर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे कोस्टल कम्युनिटीज़ है, तट पर रहने वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर मछली पकड़ रहे हैं, उससे यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मछली पकड़ कर बेच कर कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। लेकिन साइक्लोन की वार्निंग की वजह से 3 से 4 दिन पहले ही उनकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रोक दी जाती हैं। फिर साइक्लोन आ जाता है, उसके भी 3 से 4 दिन बाद तक ये उनका कोई काम नहीं हो पाता। और वो व्यक्ति ऐसे हैं जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, रोज़ कमा रहे हैं, वो खर्च करके खा रहे हैं। बट इससे क्या होता है, सीधा यहाँ पर उनके जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है साइक्लोन से लड़ने में। ठीक है, फिर उसके बाद में एक चैलेंज है इनएडुकेट फंडिंग एंड रिसोर्सेज। प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्स ना होना, प्रॉपर ट्रेनिंग लोग ना होना, ठीक है, नेसेसरी इक्विपमेंट्स ना होना। तो ये चीज़ें ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा घातक साबित हो जाता है। ये भी एग्जैक्टली यहाँ पर बताया जा रहा है। अब राइटर ने यहाँ पर ये तो समझा दिया कि साइक्लोन को लेकर क्या कर सकते हैं, क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। अब इनका वे फॉरवर्ड है कि हमें क्या क्या करना चाहिए फ्यूचर में। पहली चीज़, हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको और मजबूत करना होगा। प्लस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए हमें जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग एजेंसीज़ के साथ में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर में। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा, वो है कि हमें रेगुलर बेसिस पर तैयारी करनी होगी। रेगुलर बेसिस पर तैयारी मतलब
आप कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ अभ्यास वगैरह कर सकते हो यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ में, कि किस प्रकार से अगर कोई साइक्लोन आएगा तो कैसे उससे लड़ा जा सकेगा, है ना। तो उस प्रकार के जो अभ्यास वगैरह हैं वो पहले से किए जा सकते हैं, तो जिससे अगर कोई साइक्लोन आएगा तो हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, आराम से यहाँ पर उसको टैकल कर पाएंगे। वो एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये काम किए जा सकते हैं साइक्लोन्स को टैकल करने के लिए। अब आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी वाले हमारे आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिया साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस मेजर्स इन मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सीवर साइक्लोन्स, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द चैलेंजेस फेस्ड एंड द लेसन्स लर्न फ्रॉम द रिसेंट इवेंट्स। अब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो चक्रवात आते हैं, जो साइक्लोन आते हैं ना, इसके प्रभाव, जो इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसको कम करने के लिए हमारी जो तैयारी है, तैयारी के जो उपाय हो सकते हैं, ये इसके बारे में आपने समझाना है। कैसे हम यहाँ पर साइक्लोन के इम्पैक्ट को कम से कम कर सकते हैं, इसका विश्लेषण करना है। प्लस चुनौतियाँ का जो सामना है, चुनौतियों का सामना करने और हाल ही की जो घटनाएं जो भी हुई हैं, उनसे जितने भी हम लोगों ने सबक सीखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं वो आपने समझाना है 250 शब्दों में। एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो यहाँ पर समझ पाएँ। क्वेश्चन क्या बोलता है, गंभीर चक्रवातों के प्रभावों को कम करने में भारत की चक्रवात तैयारियाँ के उपाय की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। चुनौतियों का सामना करने और हाल ही की घटनाओं में सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए आपने यह डिस्कशन करना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जब आप यहाँ पर ये लिखोगे, ये फुल फॉर्म लिखोगे, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को वहाँ पर लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को जब आप सबमिट करोगे तो दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ अगला एडिटोरियल ऑस्कर मुंडिया के थ्रू लिखा गया है। ये UNHCR के चीफ ऑफ मिशन हैं। UNHCR इंडिया, UNHCR क्या है पहले ये जान लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं, शरणार्थी जिसको हम बोलते हैं। यानी मान लो जैसा अभी यूक्रेन में बवाल हुआ, रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, तो यूक्रेन से कई सारे लोग निकल कर दूसरे देश में जा रहे हैं, क्या बनकर, रेफ्यूजी बनकर, शरणार्थी बनकर। ठीक है, बांग्लादेश से कई सारे रेफ्यूजीज़ इंडिया में आए हुए हैं, म्यांमार से कई सारे रेफ्यूजीज़ यहाँ पर जाते हैं, इधर उधर इंडिया में आए हुए हैं, रोहिंग्या, है ना। तो ये जो रेफ्यूजीज़ हैं ये शरणार्थी होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो बॉडी है UNHCR, ये रेफ्यूजीज़ के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। ये एक UN रेफ्यूजी एजेंसी है जिसका मेन काम क्या है, जितने भी रेफ्यूजीज़, जितने भी दुनिया भर में शरणार्थी हैं जो अलग देशों में पहुंच चुके हैं, अलग देशों की शरण लेने के लिए, अपने देश में प्रॉब्लम से, मतलब जो भी उनके देशों में परेशानी चल रही थी उससे बचकर निकल कर दूसरे देश में शरण लेने के लिए गए, तो उनकी जो राइट्स हैं, उनके जो हक हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए, लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये काम करता है UNHCR। ठीक है, इस बॉडी को 1950 में बनाया गया था ताकि जो यूरोपियंस हैं जो अपना घर छोड़कर निकल गए थे उनकी मदद की जा सके। इस UNHCR का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, राइटर किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। राइटर बोलते हैं कि दुनिया भर में जो रेफ्यूजीज़ हैं ना, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएँ। जिस भी देश में है उस देश की सरकार उनको सपोर्ट करे। जैसे उन्होंने एग्जांपल इंडिया का लिया है, इंडिया ने कुछ रेफ्यूजीज़ को सपोर्ट किया जिसके बेसिस पर वो रेफ्यूजीज़ काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में वो हीरो बन चुके हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर राइटर बताते हैं। अब राइटर ने आर्टिकल क्यों लिखा है, क्योंकि 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी जो डे है वो मनाया जाता है। जैसे आज 20 जून है, आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं। इसके बेसिस पर बोला है कि हमारे देश में, हमारे पूरे दुनिया भर में 103 मिलियन, कितने, 103 मिलियन इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने देश में किसी लड़ाई की वजह से या किसी दंगे की वजह से वो अपने देश को छोड़कर निकल गए हैं, किसी न किसी दूसरे देश में जाकर उन्होंने शरण ली है। ये नंबर बहुत ज़्यादा है। और ये जो दिन है, ये दिन यानी 20 जून जो है, ये रिमेंबर करता है, ये हमें याद दिलवाता है कि पूरे दुनिया को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा ताकि हम इन रेफ्यूजीज़ की हेल्प कर सकें। ये वो दिन है जो कि
हमारी अलग अलग पूरे जो कंट्रीज़ हैं उनको आपस में लाने का काम करता है कि सब मिलकर रेफ्यूजीज़ की स्वागत करें, उनका वेलकम करें। जो डिस्प्लेस पर्सनस हैं, जो अपने देश में परेशानी से निकले हैं, उनका स्वागत किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। दुनिया भर में बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे कि अभी यूक्रेन में रशिया यूक्रेन का वॉर चला, म्यांमार में यहाँ पर पूरा इशू चला, सूडान में यहाँ पर तख्ता पलट हो गया, वहाँ पे हालत ख़राब थे, अफ़गानिस्तान, सोमालिया। ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बड़े बड़े चुनौतियाँ हैं, बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं, या फिर किसी दंगों में उनका घर उजड़ जाता है। अब वो छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं शरण लेने के लिए, रेफ्यूजी बनकर। तो उनको सपोर्ट करने का काम करें, इस प्रकार की बात ये बोलते हैं। इनका कहना यह है कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया पीछे नहीं रह गया है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर पहुँचे हैं। इंडिया के अंदर में लगभग 2.5 लाख के आसपास ज़बरदस्ती जो डिस्प्लेस करने वाले व्यक्ति हैं वो देखने को मिलेंगे, मतलब डिस्प्लेस्ड हुए हुए व्यक्ति देखने को मिलेंगे, जिनको अपने घर से निकाल दिया गया है। 2.5 लाख के आसपास ऐसे व्यक्ति हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। महिलाएं बच्चे की जो संख्या है वो 2.5 लाख में आधी संख्या कह सकते हो उनकी है। तो इंडिया में भी यहाँ पर रेफ्यूजीज़, एजाइलम सीकर जो कि शरण की मांग कर रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो राइटर बोलता है कि हम भारत सरकार को थैंक यू बोलता है, क्योंकि भारत सरकार ने रेफ्यूजीज़ को लगातार सपोर्ट किया है, ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर इंडिया को अपलोड करना बनता भी है। अब इन्होंने बोला है कि जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, एक अवसर चाहिए काम करने का, कोई हैंड आउट नहीं चाहिए, एक अवसर चाहिए। जैसे राइटर ये बोलता है कि आज के समय में हमें यहाँ पर एक यंग रेफ्यूजी है, एक व्यक्ति है अहमद, नाम चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है। तो अहमद जो है इंडिया में एक रेफ्यूजी बनकर आया, ठीक है, शरणार्थी बनकर आया। उसको यहाँ पर अपने देश में यहाँ पर डर था, अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो अपने यहाँ पर इंडिया में आया, इंडिया में यहाँ पर उसने एजुकेशन लिया, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से यहाँ पर एजुकेशन लिया, और उसके बाद में आज ये अपने ही रेफ्यूजीज़ को पढ़ा रहा है, उनको टीच कर रहा है, लोकल बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहा है, अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ पर हीरो बन चुका है, अपनी कम्युनिटी को यहाँ पर ऊपर उठा रहा है सोसाइटी में। तो यहाँ पर इस रेफ्यूजी के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ हुई। उसके अलावा ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। तो राइटर बोलते हैं ऐसे कई सारे रेफ्यूजी यूथ, ऐसे नौजवान लोग हैं। तो यहाँ पर ये बात है टैलेंट की है, मैटर है टैलेंट का। उनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, एक अवसर चाहिए, तो आपको ये अवसर देने होंगे, ठीक है, जिससे वो सारे व्यक्ति सेल्फ रिलायंट हो सकें, खुद पर अपने आप पर निर्भर हो सकें, किसी दूसरे के व्यक्ति के ऊपर निर्भर ना रहें, अपने टैलेंट्स का यूज़ कर सकें, अपनी कम्युनिटीज़ को अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकें, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया तस्लीमा का। तस्लीमा अगेन यहाँ पर एक व्यक्ति, रोहिंग्या विमेन है, ये इंडिया में आई और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना ड्रीम पूरा किया, एजुकेशन लिया, एजुकेशन लेने के बाद में अपनी कम्युनिटी के गर्ल्स में एक रोल मॉडल बन गई। फिर ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर आयशा का लिया गया, अगेन एक अफ़गानी रेफ्यूजी, ठीक है। इन्होंने भी यहाँ पर अपना जो करियर एक आर्टिस्ट डिज़ाइनर की तरह किया और उसके बाद में आर्टिस्ट डिज़ाइनर की लाइन में काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रो कर गई। तो ऐसे कई सारे रेफ्यूजीज़ हैं जिनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब की और उसके बाद में काफ़ी बढ़िया काम किया। उसको लेकर राइटर बोलता है कि हमें करना होगा, और क्या करना होगा, सरकारें सपोर्ट करें। सरकार क्या कर सकती हैं, जो भी बीच में यहाँ पर रुकावटें हैं वो रुकावटें ख़त्म कर सकती हैं। जैसे कि रेफ्यूजीज़ को अवसर दिया जाए रोज़गार का, एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशन दी जाए, उन्हें घर प्रोवाइड करवाया जाए, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया जाए। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो सरकार डॉक्यूमेंट, जैसे अभी आधार कार्ड और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जारी करते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेफ्यूजीज़ अभी नहीं ले पाते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेने के लिए यहाँ पर इनको एलिजिबल बनाया जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सरकारी डॉक्यूमेंट्स ले सकें वो, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाए। तो इस प्रकार से अगर सपोर्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो डेफिनेटली आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे जो फोर्सेबली डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं, इनके लिए साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके लिए दुनिया को मिलकर काम करना पड़ेगा, ग्लोबल कॉम्पैक्ट यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तब जाकर यह जो बेहतर काम है ये हो पाएगा। किसी एक देश से भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर एक देश भी कर रहा है तो भी यहाँ पर नहीं है, सारा काम यहाँ पे सभी देश को मिलकर करना पड़ेगा। और किसी एक देश की केवल सरकार ही नहीं कर सकती है, सरकार के साथ साथ जो यहाँ पर दूसरे इंडिविजुअल पर्सन है, प्राइवेट सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, सबको साथ में आना पड़ेगा। सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सरकार के ऊपर भी सारी चीज़ छोड़ देना ये भी सही नहीं होगा, ये बात यहाँ पर इनकी कहनी है। तो हमें जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रेफ्यूजीज़ को लेकर है, ये बढ़ानी होगी और ये बांटनी होगी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटी जा सकती है, जिससे यहाँ पर अहमद, तस्लीमा और आयशा जैसे व्यक्ति और भी बहुत सारे निकल कर आएँ, जिनको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करके आगे ग्रो करें।
जिससे यहाँ पर हम लोग साथ में मिलकर इंश्योर कर सकें जो सरकार का विज़न है, भारत सरकार का जो एक विज़न है, विकसित युवा विकसित भारत, तो इस विज़न को यहाँ पर हम पूरा कर सकेंगे इस पर्टिकुलर मैटर से। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का मकसद है भाई ये मैसेज इस सभी में फैलाया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए। तो ये बात एग्जैक्टली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये हैं राइटर के कहने। चलो खैर, आर्टिकल जो भी था वो मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल से समझा दिया। अब चलते हैं अपन अपने एक और आर्टिकल पर। नाउ ये है हमारा इकॉनमी वाला पेज, बिजनेस का पेज। उस पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। हुआ क्या है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, किस चीज़ की मांग की है कि देखो हमें जो हमारे फार्मर्स हैं ना, उनके फार्मर्स का जो एफर्ट हैं उसको और ज़्यादा एंकरेज करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स हैं वो मिलेट्स को ज़्यादा कल्टीवेट करें। मिलेट समझ रहे हो, जो मोटा अनाज होता है, बाजरा, जोवर, रागी, ये सारे के सारे हमारे मिलेट्स होते हैं। तो इनको ग्रो करने के लिए फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाए, उनको इंकरेज किया जाए, इस प्रकार की बात यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन की है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है, जो खासकर नाबार्ड से बोला है। नाबार्ड क्या है आपको पता है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन्होंने यहाँ पर नाबार्ड के ऊपर जोर दिया है कि जो नाबार्ड है वो थोड़ा बड़े एरिया को, मतलब जो लैंड एरिया है जहाँ पर मिलेट्स को उगाया जा सके, उस लैंड एरिया को इंक्रीज़ करे, प्लस जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करे, उनकी इनकम को सपोर्ट मिलेगा, उससे उनको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे जब वो मिलेट्स को उगाएंगे। तो बस खाली फार्मर्स को एंकरेज करने की ज़रूरत है, इसके लिए यहाँ पे नाबार्ड के ऊपर जोर दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो जिसके बेसिस पर आपको थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि नाबार्ड एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, वनडे एग्जामिनेशन में या फिर प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, कई बार अलग अलग बैंक्स को लेकर पूछा भी गया है। तो नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है जिसका मेन काम क्या है, हमारे देश की रूरल सेक्टर के ऊपर मेन फोकस करना। तो जो हमारा पूरा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें एक सबसे उच्च लेवल की बॉडी है जिसका मेन काम है जो हमारा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, गांव का विकास हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, उसके लिए कुछ पैसा प्रोवाइड करवाने का काम करता है नाबार्ड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये है हमारे मुंबई, जो कि देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। प्लस नाबार्ड का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो क्या है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लस गाँव के लेवल पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड बेसिकली एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मतलब एक कानून के माध्यम से बनाई गई है। इसको 1982 में बनाया गया था। पार्लियामेंट्री एक्ट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, यानी कि जो ये नाबार्ड एक्ट है ना 1981 का, उस एक्ट के माध्यम से इस बॉडी को बनाया गया 1982 में, यानी कि अगले ही साल, जिसको नाम दिया गया नाबार्ड। और एक स्टैचुरी बॉडी है क्योंकि कानून के माध्यम से बनी हुई है। तो ये था डिस्कशन। आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सभी आर्टिकल्स हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन ये था कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर जो दो स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। ना ही ये नीति आयोग का ऑर्गन है, ना ही यहाँ पर इसका 4 लाख करोड़ का एक कॉर्पस देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।